पॉक्सो मामलों में न्याय कैसे होता है? सोचिए, एक तरफ सबूतों को परखने की जरूरत है तो दूसरी तरफ एक बच्चे की सुरक्षा। हमारी न्याय प्रणाली इस नाजुक संतुलन को आखिर साधती कैसे है? तो आइए आज इसी पेचीदा सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ी दुविधा यही है, जब किसी केस का पूरा सच एक बच्चे की गवाही पर टिका हो तो अदालतें उस गवाही को परखें तो परखें कैसे, वो भी बिना उस बच्चे को फिर से उसी दर्दनाक अनुभव से गुजारे। सच कहूं तो ये न्याय की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। अच्छा, तो ये मुश्किल शुरू कहाँ से होती है? ये होती है एक गवाह और उसकी दो कहानियों से। देखिए, एक बच्चे का बयान अलग अलग स्टेजेस पर दर्ज होता है और अक्सर यहीं से केस की असली जटिलता शुरू हो जाती है। इसे आप दो जबानों वाली दुविधा भी कह सकते हैं। मतलब गवाह तो एक ही बच्चा है, लेकिन उसके बयान अलग अलग समय पर अलग अलग दर्ज हुए हैं। ऐसे में अदालत किस बयान पर, किस बात पर भरोसा करे? तो ये दो जबानें हैं कौन सी? पहला बयान है पुलिस को दिया गया, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 180 के तहत दर्ज होता है। और दूसरा, जो ज्यादा फॉर्मल होता है, वो है मैजिस्ट्रेट के सामने, BNSS की धारा 183 के तहत। अब क्योंकि दोनों जगह माहौल और हालात बिल्कुल अलग होते हैं, तो अक्सर इन बयानों में कॉन्ट्रडिक्शंस यानी विरोधाभास मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी कानूनी कॉन्सेप्ट समझना होगा, मूल साक्ष्य, या जिसे हम सब्सटैंटिव एविडेंस कहते हैं। ये समझिए कि ये किसी भी केस की रीढ़ की हड्डी है और ये सिर्फ वही गवाही हो सकती है जो अदालत में शपथ लेकर दी गई हो और जिस पर दूसरी पार्टी ने जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन किया हो। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। पुलिस या मैजिस्ट्रेट को दिए गए पिछले बयानों में जो फर्क है, उसका इस्तेमाल गवाह की विश्वसनीयता को परखने के लिए तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ इन विरोधाभासों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वो सबूत की कमी को पूरा नहीं कर सकते। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? तो अब हम बात करेंगे उन सुरक्षा उपायों की जो हमारी न्यायपालिका ने खास तौर पर बाल गवाहों की सुरक्षा के लिए बनाए हैं। अब POCS एक्ट के तहत ये कानूनन जरूरी है कि बच्चे से आक्रामक सवाल न पूछे जाएं और उसके चरित्र पर कोई उंगली न उठाई जाए। पूरा मकसद बस ये पक्का करना है कि ट्रायल के दौरान बच्चे की गरिमा बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बना दिया है। वो कहते हैं कि देखो, गवाही के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है। बस अदालत को ये देखना है कि क्या बच्चा सवालों को समझ पा रहा है, क्या उस पर कोई दबाव तो नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर अदालत को बच्चे की बात पर पूरा भरोसा हो जाता है तो सिर्फ उस एक गवाही के आधार पर भी सज़ा दी जा सकती है। इसका मतलब है एक बच्चे के लिए सेफ और आरामदायक माहौल बनाना। और इसमें सिर्फ सवाल ही नहीं आते, बल्कि वकील की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़ का लहजा, सब कुछ नरम और सम्मानजनक होना चाहिए। तो इन सब सुरक्षा उपायों को देखते हुए डिफेंस की जो रणनीति है, वो भी अब पूरी तरह बदल गई है। अब जोर बच्चे से भिड़ने पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया की जांच पर होता है। चलिए इस नई प्लेबुक को समझते हैं। तो पॉक्सो मामलों में जो मॉडर्न डिफेंस का मूल मंत्र है, वो बिल्कुल साफ है। आपका फोकस प्रोसीजरल एक्यूरेसी पर होना चाहिए, अग्रेशन पर नहीं। लक्ष्य है सच को परखना, बच्चे को परेशान करना नहीं। इसे हम एक तरह का प्रोसीजरल ऑडिट कह सकते हैं। इसमें डिफेंस लॉयर क्या करते हैं, वो जांच में हुई चूकों को ढूंढते हैं। जैसे, क्या FIR फाइल करने में कोई बेवजह देरी हुई? क्या बयान रिकॉर्ड करते समय वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे नियमों का पालन हुआ? क्या जो सपोर्ट पर्सन मौजूद था वो कानूनी तौर पर सही था? ये सब छोटी छोटी बातें केस की दिशा बदल सकती हैं। और इस नई प्लेबुक में वकील और भी कई चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देते हैं, जैसे बयानों में कॉन्ट्रडिक्शंस को एनालाइज करना, मेडिकल सबूतों को गवाही से मिलाना, ये देखना कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी IO हैं, उन्होंने सबूत ठीक से इकट्ठा किए या नहीं, और डिजिटल सबूतों जैसे CCTV फुटेज की टाइमलाइन को केस की कहानी से मिलाना। ये सारे तरीके गवाह को परेशान किए बिना एक मजबूत डिफेंस तैयार करते हैं। और अब हम इस नई प्लेबुक के भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की, खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर देनी जरूरी है, AI वकील की जगह नहीं ले रहा है। ये एक असिस्टेंट है, एक सहायक है, जो वकील के काम को और ज्यादा सटीक और असरदार बनाता है। लेकिन आखिरी फैसला और रणनीति हमेशा
इंसान के हाथ में ही रहती है। तो एआई असल में करता क्या है? इसके 4 बड़े रोल हैं। पहला, एक लीगल एनालिस्ट का। ये हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स में से विरोधाभास मिनटों में पकड़ सकता है। दूसरा, कंप्लायंस ऑडिटर का। ये ऑटोमेटिकली चेक करता है कि पुलिस ने बीएनएसएस के तहत हर प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं। तीसरा, क्वेश्चन सैनिटाइजर। ये ज़िरहा के लिए ऐसे सवाल बनाने में मदद करता है जो बच्चे के लिए सेंसिटिव हों, न्यूट्रल हों। और चौथा, एविडेंस सिंक्रोनाइजर। ये डिजिटल, मेडिकल, हर तरह के सबूत को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर साफ कर देता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। बीएनएसएस के बाद पॉक्सो मामलों में एआई का काम लाउड डिफेंस नहीं, बल्कि कानूनी रूप से सटीक और नैतिक रूप से सुरक्षित डिफेंस बनाना है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है ना? कि टेक्नोलॉजी न्याय की प्रक्रिया को बच्चे के लिए ज्यादा मानवीय और सच्चाई के लिए ज्यादा असरदार बना सकती है। सोचने वाली बात है।